क्लास 11th वाले बच्चे ध्यान दें कि जो चैप्टर आपके यहाँ इसके पहले पढ़ाया जा रहा था, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण, उस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। किताबों में हो सकता है कि उस चैप्टर के बाद कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण दिया गया हो, जिसे मैं सबसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि कार्बनिक रसायन का परिचय और नामकरण और समझौता ये चीज़ें स्टार्टिंग में बताई जाती हैं। तो आज उस चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के मूल सिद्धांत। इंग्लिश में चैप्टर का नाम होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो चूँकि कार्बनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा की जाएगी, तो क्या होता है ये कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो याद रहे कि कार्बनिक अभिक्रिया में सबसे पहले तो आपके पास आधार होना चाहिए प्लस अभिकर्मक होना चाहिए, और इसके बाद इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती बनते हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती बनते हैं और ये अभिक्रिया मध्यवर्ती आगे चल करके मुख्य उत्पाद तथा सह उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक्चुअली अभिक्रिया जो मध्यवर्ती बनेगा ये अस्थायी होता है, और ये उत्पाद और मुख्य उत्पाद जो हैं सह उत्पाद ये अस्थायी हुआ करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो आधार आपका होगा वो कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अगर वो कार्बनिक यौगिक है आधार के रूप में, जिस पर हमारा अभिकर्मक अटैक करने वाला है, तो अभिकर्मक जो है यह जरूरी नहीं है कि कार्बनिक यौगिक हो, यह अकार्बनिक भी हो सकता है। यानी कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक या अकार्बनिक ये कुछ भी हो सकता है, समस्या इसकी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इस तीर पर आपके पास कुछ लिख दिया जाता है जो उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है। ये उत्प्रेरक क्या करता है कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कार्बनिक यौगिक पर कोई भी अभिकर्मक अटैक करेगा जिससे अभिक्रिया मध्यवर्ती बनेंगे और जो कि टूट जाएंगे किसमें, मुख्य उत्पाद में और सह उत्पाद में, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी कार्बनिक अभिक्रियाएं। यही होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। अब कार्बनिक यौगिक जो भी होगा, जैसे मान लो कि मैंने एक उदाहरण ले लिया, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक आपका इस प्रकार से CH4 मीथेन, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक के रूप में मैंने ले लिया मीथेन को, और मीथेन की क्रिया हमने Cl सिंगल बॉन्ड Cl यानी क्लोरीन के अणु से कराना चाहा। क्लोरीन के अणु हैं जो इस पर अटैक करने वाले हैं, तो जो Cl2 अणु होगा वो तो उसको हम अभिकर्मक बोलेंगे, रिएजेंट कहा जाएगा। लेकिन जो मीथेन है यहाँ, इसे हम आधार, आधार का मतलब अंग्रेजी में सबस्ट्रैट, इसको सबस्ट्रैट बोलते हैं, और अभिकर्मक को रिएजेंट बोला जाता है। अभिक्रिया मध्यवर्ती को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट।
मीडिएट बोला जाता है। ये तो आपका मेन प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट यही है। और प्रायः इसी को हम चाहते भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। बाई प्रोडक्ट से हमारा मतलब कि सह उत्पाद भी बन जाते हैं। तो कुल मिला करके मैंने एक कार्बनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण देना चाहा है कि जिसमें मीथेन होगा, और मीथेन प्रक्रिया कौन करेगा? Cl2 का अणु, क्लोरीन का अणु अटैक करने वाला है। तो जब अटैक करेगा तो इस अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक न लेकर के बल्कि सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया करा दी जाती है, जिसमें होगा क्या कि आधार में उपस्थित पुराना कोई एक बंध टूटेगा और उत्पाद में नए बंध का निर्माण होगा। जैसे यहाँ से एक Cl का परमाणु, यहाँ से Cl और Cl के सह संयोजी बंध का विदलन होगा, फिजन होगा, टूटेगा, और यहाँ पर CH जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो जाहिर सी बात है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें हो जाएगी। क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन के स्थान पे चला जाएगा और हाइड्रोजन इसके जगह पे आ जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट अगर होगा तो ये CH और H और यहाँ हो गया Cl। इसको कहा जाता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड बोला जाता है, जो कि मेन प्रोडक्ट है। यहाँ अभिक्रिया मध्यवर्ती नहीं बना, जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया मध्यवर्ती ही बने हर जगह। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर अभिक्रियाओं में सीधा मेन प्रोडक्ट बन जाता है जो मुझे चाहिए होता है। तो ये मेथिल क्लोराइड बन गया, प्लस यहाँ से जो H निकला वो बचे हुए Cl के संपर्क में आ करके ये Cl का फॉर्मेशन कर दिया। तो एक चीज़ तो बहुत कन्फर्म है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें जो बंध पाया जाएगा वो सहसंयोजी बंध होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि आधार में या अभिकर्मक में जो पुराने बंध होंगे वे टूटेंगे और उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड बन गई HCl, जो कि HCl क्या है यहाँ पर बाई प्रोडक्ट होगी। मेथिल क्लोराइड क्या होगा हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर Cl2 क्या रहा? रिएजेंट रहा, अभिकर्मक रहा। मीथेन का अणु क्या कहलाया? कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार से आपने एक चीज अच्छी तरह से देखा कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्रायः जो आधार में यानी अभिकारक में जो उपस्थित पुराने सहसंयोजी बंध होते हैं वे टूटते हैं और उत्पाद में चल करके देखिए नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक नया बंध बन गया, इस प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक नया बंध बन गया। तो बहुत सीधी सी बात है कि अभिकारक के अणुओं में पुराने सहसंयोजी बंध का विदलन होगा, अर्थात वे टूटेंगे और उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है। तो ऐसा कहाँ होगा? जब आधार आपका कार्बनिक यौगिक होगा तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाएंगी ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब ये तो कंफर्म है कि किसी अभिक्रिया में आपने देखा कि पुराने सहसंयोजी बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो आइए देखा जाए कि सहसंयोजी बंध का विदलन कैसे होता है। तो सहसंयोजी बंध का विदलन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा ये जानेंगे कि सहसंयोजी बंध का विदलन। तो आइए देखें कि सहसंयोजी बंध का विदलन। सहसंयोजी बंध का विदलन, विदलन का मतलब होता है टूटने से। सहसंयोजी बंध का विदलन यानी फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध का विदलन, अभी उदाहरण में देखा आपने कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक में उपस्थित पुराने सहसंयोजी बंध टूटते हैं और उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के सहसंयोजी बंध का जो विदलन होगा ये तो 100% श्योर है। अब ये कितने प्रकार का होता है विदलन?
दो प्रकार का। एक को तो कहते हैं हम लोग समांगी विदलन, एक को बोला जाता है समांगी विदलन, और दूसरे को कहा जाता है विषमांगी विदलन। विषमांगी विदलन, समांगी विदलन को अंग्रेजी में होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन। देखिए हिंदी में नाम कुछ और हो सकते हैं, लेकिन प्राय इंग्लिश का नाम कन्वर्टेड नहीं होता, इसलिए होमोलिटिक फिजन या इसको हम होमोलिसिस भी बोलते हैं, होमोलिसिस। दूसरा विदलन होता है हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन होगा या इसको हम कहते हैं हेटेरोलिसिस, हेटेरोलिसिस। तो कहने का मतलब हुआ कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो भी सहसंयोजी बंध होगा उसका विदलन यानी क्लीवेज, उसका फिजन, वो दो टाइप से हो सकता है। पहला तो उसका समांगी विदलन हो सकता है और दूसरा हो सकता है विषमांगी विदलन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समांगी विदलन कैसे होता है और वह किन परिस्थितियों में होता है। जैसे समांगी विदलन में इस प्रकार से, समांगी विदलन सबसे पहले आपको देखना है कि समांगी विदलन क्या है। समांगी विदलन क्या होगा, यानी होमोलिसिस क्या है, होमोलिसिस क्या है। समांगी विदलन, समांगी विदलन में याद रहे कि मुक्त मूलक बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। याद रहना चाहिए कि समांगी विदलन जब होगा तो मुक्त मूलक बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। मुक्त मूलक को अंग्रेजी में फ्री रेडिकल बोला जाता है, फ्री रेडिकल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी होमोलिसिस होगी अर्थात समांगी विदलन होगा तो हमें किसका फॉर्मेशन मिलेगा, फ्री रेडिकल का, मुक्त मूलक बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे Cl और Cl के बीच में, कन्फर्म है कि क्लोरीन के अणु में Cl और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसका होगा, क्लोरीन परमाणु का होगा। और ये दोनों, ये जो आपके पास दिख रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक बंध का निर्माण करेंगे जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे, एकल बंध कहेंगे। अब इस क्लोरीन को हम सूर्य के प्रकाश में रख दें, सनलाइट में, या तो देखिए सनलाइट में रखा जाएगा तो समांगी विदलन होगा। यानी समांगी विदलन की कंडीशन क्या है, शर्तें, एक तो प्रकाश में, ये हो सकता है लाइट में हो, उच्च ताप पर हो, उच्च ताप पर होगा, या फिर अध्रुवीय विलायक की प्रेजेंस में होगा, अध्रुवीय विलायक होना चाहिए। और प्रायः गैसीय अणुओं में तो ये होता ही है, गैसीय अणुओं में प्रायः। तो कंडीशन जो है याद रखना होगा कि आखिर समांगी जो विदलन होगा वह किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो उसके लिए या तो सूर्य का प्रकाश हो, या फिर उच्च ताप पर क्लोरीन अणु को आप गर्म करें, या फिर कोई अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, या फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स में ये समांगी विदलन प्रायः पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्लोरीन के अणु में देखिए सूर्य के प्रकाश को ले लिया, तो अब समांगी विदलन होगा। समांगी विदलन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना ग्रहण कर लेगा और ये साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन अपना ग्रहण कर लेगा। तो जब साझेदारी में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो इसका मतलब कि यह बंध टूटेगा। अगर बंध टूटेगा तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, और ये हो गया क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के पास भी दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसे कहा जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन मुक्त मूलक जो है प्रायः स्वभाव से विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दूसरी चीज, ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे, प्रकृति होती है। दूसरे अत्यधिक क्रियाशील भी होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होंगे।
तो ये कंडीशन आप जो है, ये स्वभाव है मुक्त मूलकों का, यानी मुक्त मूलक पर विद्युत उदासीन होगा, ना तो कोई धनावेश होगा ना कोई ऋणावेश होगा। अनुचुंबकीय प्रकृति होती है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्लोरीन मुक्त मूलक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो अट्रैक्ट करेगा, वो आकर्षित होगा। इसको कहा जाएगा अनुचुंबकीय प्रकृति। अत्याधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं ये? इसलिए कि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमेशा पेयर्ड होने के लिए ये क्रियाशील या क्रिया करते हैं। यानी कुल मिला करके अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डबल हो जाए, क्योंकि डबल से ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अस्थायी होंगे, और अस्थायी होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि समांगी विदलन में सदैव जो बना वो क्या बना, मुक्त मूलक बना, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल का स्वभाव कैसा होता है? दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर पैरामैग्नेटिक एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। ये अत्यधिक क्रियाशील होंगे। इसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे, विषमांगी विदलन को देखा जाए। विषमांगी विदलन को देखा जाए कि ये विषमांगी विदलन क्या होता है। इसको अब हेटेरोलिसिस कहा जाएगा। हेटेरोलिसिस, हेटेरोलिसिस कहा जाएगा ये विषमांगी विदलन। तो याद रहे कि विषमांगी विदलन में विपरीत आवेशित आयन बनेंगे। यहाँ पर मुक्त मूलक नहीं बनेगा, बल्कि विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन बनेंगे। अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा। यहाँ पर अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन का निर्माण होगा। और विपरीत आवेशित आयन का मतलब हुआ कि धन आयन और ऋण आयन बनेंगे। धन आयन एवं ऋण आयन का निर्माण होगा। धन आयन एवं ऋण आयन यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का निर्माण होगा विषमांगी विदलन में। अब प्रश्न ये है कि आखिर विषमांगी विदलन कब होगा? विषमांगी विदलन होने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि ये सदैव ध्रुवीय विलायक में होता है। ध्रुवीय विलायक होना चाहिए। और ध्रुवीय विलायक का उदाहरण जैसे जल, जैसे जल, यानी कोई भी ऑर्गेनिक यौगिक जो है आपका कार्बनिक कंपाउंड, अगर ध्रुवीय विलायक जैसे जल में डिजॉल्व कर दिया जाए तो कंफर्म है कि फिर विषमांगी विदलन ही होगा। या फिर ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक उसके संपर्क में आ जाए। इलेक्ट्रॉन स्नेही अथवा नाभिक स्नेही अभिकर्मक के संपर्क में आने पर अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अथवा नाभिक स्नेही अभिकर्मक के संपर्क में आ गए तो भी कंफर्म है कि विषमांगी विदलन हो जाएगा, अर्थात विपरीत आवेशित आयन बन जाएंगे। इसका मतलब कि एक धनायन बनेगा और दूसरा ऋण आयन बनेगा। तो देखा जाए कि विषमांगी विदलन में किस प्रकार से, विषमांगी विदलन का मतलब हुआ कि जैसे अपने पास AB, ये कोई कार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक अणु मैंने ले लिया, उदाहरण के स्वरूप AB अणु ले लिया। अब AB अणु में A की विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, विद्युत ऋणात्मकता कम है, जबकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। यहाँ विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो एक की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और दूसरे की विद्युत ऋणात्मकता कम है। देखिए, समान विद्युत ऋणात्मकता हो गई तब तो समांगी विदलन हो जाएगा, लेकिन अगर विद्युत ऋणात्मकता में जरा सा भी अंतर है तो कंफर्म है कि विषमांगी विदलन होगा।
अगर विषमांगी विदलन है और मैंने कार्बनिक अणु AB को मान लिया है कि माना कि ये कोई कार्बनिक अणु है जिसमें A की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है, और B की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कहीं मैंने इसको जल में डिजॉल्व कर लिया, ध्रुवीय विलायक में पोलो सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर लिया, तो कन्फर्म है कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा साझेदारी का, जिसको हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो सहसंयोजी बंध में अगर वो एकल होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और विद्युत ऋणात्मकता B की ज़्यादा है, तो कन्फर्म है कि दोनों इलेक्ट्रॉन B अपनी ओर ग्रहण कर लेगा, खींच लेगा। चूंकि विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए साझेदारी के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव करेंगे, B की ओर। तो जब B की ओर चला गया तो इसका मतलब कि इस बंध का विदलन हो गया। अब अगर विदलन हो गया तो जिसने इलेक्ट्रॉन को खोया है उस पर प्लस लग गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया उस पर निगेटिव लग गया। तो आपने देखा कि एक धनायन बना यहाँ पर और दूसरा क्या बना, ऋणायन बना। ये होता है विषमांगी विदलन में। अब A+ को जो है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर देख लीजिए कि B ने इलेक्ट्रॉन को लिया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बोला जाएगा इसको। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है, और इसे E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, E+ से। तो याद रहे कि जितने पॉजिटिव आयन हैं वो प्रायः क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, और जितने ऋण आयन होते हैं मोस्टली वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। जिसे यहाँ के सिंबल NU नेगेटिव से प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत कंफर्म हुआ कि विषमांगी विदलन में विपरीत आवेशित आयन अर्थात धनायन एवं ऋणायन बनेंगे। तो जिस पर धन आवेश होगा पर्टिकुलर, उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इंग्लिश में इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा E+ से, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, E से। इसी प्रकार से जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा, क्योंकि NU से इसको NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इसका नाम न्यूक्लियोफाइल्स है। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल्स माने अट्रैक्शन, तो जिसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रॉन के प्रति जितना अट्रैक्शन जिसका होगा उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब चूंकि बंध के विदलन में आपने देखा कि A ने इलेक्ट्रॉन को खोया था, तो इसका आकर्षण किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से होगा, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल्स रखा गया। जबकि यहाँ पर देखिए कि B ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था, ग्रहण किया था, तो B पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसलिए इसको कहा गया नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब नाभिक में न्यूक्लियो का क्या मतलब है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस से रिलेशन इसका, और फाइल्स का मतलब होता है अट्रैक्शन, लविंग। इसका मतलब न्यूक्लियो का मतलब हुआ न्यूक्लियस से, और अट्रैक्शन यानी नाभिक से इसका अट्रैक्शन होगा। और आप जानते हैं परमाणु संरचना में जो नाभिक हुआ करता है वो पॉजिटिव होता है, तो अगर पॉजिटिव के प्रति इसका निगेटिव का अट्रैक्शन होगा इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल्स।